Hello friends, welcome in my channel SPD999. This is Vikas with lecture 49 for C language, and in this lecture we are going to discuss about DMA, dynamic memory allocation, with some function that are used for the DMA. So first of all we will see what is memory allocation. किसी भी वेरिएबल को या फंक्शन को या ऑब्जेक्ट को मेमोरी देना, मेमोरी प्रोवाइड करना, इसी को मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। तो सी लैंग्वेज में किसी भी वेरिएबल को मेमोरी देने के दो तरीके हैं, एक को हम लोग स्टैटिक बोलते हैं और दूसरे को डायनामिक एलोकेशन बोलते हैं। तो बात अगर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की करें तो ये एलोकेशन कंपाइल टाइम पे होता है, यानी हम प्रोग्राम जब बना करके कंपाइल कर रहे होते हैं उसी टाइम पे मेमोरी दे दी जाती है। तो क्योंकि आपने किसी वेरिएबल को मेमोरी कंपाइल टाइम पे दे दी है तो फिर रन टाइम पे उस मेमोरी को हम चेंज नहीं कर पाते। कंपाइल टाइम पे अगर कोई चीज़ फिक्स हो जाती है तो वो स्टैटिक होती है, बाद में रन टाइम पे हम उसे चेंज नहीं कर पाते, इसीलिए उसको स्टैटिक एलोकेशन बोलते हैं। तो स्टैटिक एलोकेशन फास्ट होता है क्योंकि पहले से सारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, साइज फिक्स हो जाता है, टाइप फिक्स हो जाता है, रेंज फिक्स हो जाती है। तो ये इसका एडवांटेज है कि ये फास्ट होता है, बट डिसएडवांटेज ये है कि इसका साइज अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए तो हम चेंज नहीं कर सकते रन टाइम पे। तो मान लीजिए कि हमें दो वैल्यूज स्टोर करनी थी, तो हमने दो वेरिएबल्स बनाए कंपाइल टाइम पे, लेकिन रन टाइम पे हमें अब चार वेरिएबल की ज़रूरत पड़ रही है या चार वैल्यूज़ हमें स्टोर करनी है, तो फिर हम वहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये ड्रॉबैक है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को रन टाइम एलोकेशन भी बोलते हैं, यानी इसमें जो मेमोरी दी जाती है वो रन टाइम पे दी जाती है। हम यूज़र से इनपुट कराते हैं कि आपको कितनी मेमोरी चाहिए, और यूज़र जितनी मेमोरी कहेगा हम उतनी मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो ये स्लो होता है स्टैटिक की कंपेयरिंग में, लेकिन इसका बहुत बढ़िया एडवांटेज ये है कि रन टाइम पे हम साइज को अप डाउन कर सकते हैं। यानी अगर हमें कम वैल्यूज़ की ज़रूरत है तो हम कम डेटा स्टोर करेंगे, कम साइज लेंगे, और अगर हमें ज़्यादा वैल्यूज़ चाहिए तो फिर ज़्यादा वैल्यू स्टोर करेंगे, हम ज़्यादा साइज ले लेंगे। स्टैटिक एलोकेशन में ये भी है कि मान लीजिए आपने 10 का साइज दिया हुआ है और आपको चार ही वैल्यूज स्टोर करनी है, तो फिर 10 का साइज पहले से एलोकेट हो चुका है, तो जो 6 लोकेशन एक्स्ट्रा वो बेवजह कंज्यूम करके बैठेगा, यानी उसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ चार वैल्यू स्टोर करनी है। तो इस तरह से डायनामिक एलोकेशन में हम मेमोरी को भी एफिशिएंटली यूज़ कर पाते हैं, जितने की ज़रूरत है सिर्फ उतना ही लेते हैं। तो ये डायनामिक एलोकेशन का बेनिफिट है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यानी डीएमए के लिए हमें सी लैंग्वेज में चार फंक्शन मिलते हैं और इन चार फंक्शन का यूज़ करके हम डीएमए करते हैं, यानी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस के लिए जो हम लोग फंक्शंस यूज़ करेंगे उसके लिए हमें ये हेडर फाइल यूज़ करनी होगी stdlib.h। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं malloc फंक्शन। malloc फंक्शन को एक साइज़ दिया जाता है कि हाँ इस साइज़ का आपको ब्लॉक बनाना है, तो उस साइज़ का वो एक सिंगल ब्लॉक बनाता है। तो सिंटैक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पॉइंटर एक होता है, malloc फंक्शन को साइज़ दे दिया गया, उस साइज़ का ब्लॉक बनाता है, और जिस डेटा टाइप का है ये, जिस डेटा टाइप के लिए इसने मेमोरी साइज बनाया है उसी टाइप का पॉइंटर इसको टाइप कास्ट करके और इसको रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंटर होगा जो उस एड्रेस को कर लेगा स्टोर। तो malloc फंक्शन साइज क्रिएट करता है और उसके बाद फर्स्ट वाले ब्लॉक का जो पॉइंटर एड्रेस है वो रिटर्न कर देता है, जिसे हम यहाँ पॉइंटर में स्टोर कर लेते हैं। और अगर किसी रीज़न से मेमोरी क्रैक हो गई है या इनसफिशिएंट मेमोरी है या कोई और प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, किसी रीज़न से malloc फंक्शन अगर मेमोरी क्रिएट नहीं कर पाता, एलोकेशन नहीं कर पाता, तो फिर वो नल रिटर्न करता है। तो ये हम प्रोग्राम में भी देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आपको इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करना है अपने प्रोग्राम में, तो malloc फंक्शन यहाँ पे हम यूजर से इनपुट कराएंगे कि कितनी वैल्यू स्टोर करनी। जैसे यूजर ने कहा n वैल्यूज यानी 4 वैल्यूज, तो साइज ऑफ इंट, अब हमें जो ब्लॉक क्रिएट करना है वो डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ही क्रिएट करना होगा, क्योंकि चार वैल्यू स्टोर करनी है तो चार वैल्यूज में हर वैल्यू को कितना साइज चाहिए, जो उस डेटा टाइप का साइज होगा उतना ही साइज चाहिए। तो इसलिए हमने साइज ऑफ ऑपरेटर लगा के यहाँ पे डेटा टाइप पास किया है कि जो इंटीजर का साइज है उसी के अकॉर्डिंग n को मल्टीप्लाई करना और उतने ब्लॉक यानी उतने बाइट का एक सिंगल ब्लॉक बना देना। फिर malloc फंक्शन जो एड्रेस रिटर्न करेगा उसको इंटीजर टाइप के पॉइंटर में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देना उसका एड्रेस। तो malloc फंक्शन का हम लोग प्रोग्राम करके देखते हैं। यहाँ पे हमने एक फाइल बनाई हुई है जिसमें हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है इंटीजर टाइप का n, जिसमें हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे कि वो कितनी वैल्यूज़ इनपुट करने वाला है, कितनी वैल्यू स्टोर करनी है उसको।
उसके बाद एक पॉइंटर बनाया है इंटीजर टाइप का। यहाँ पे हमने मैसेज दिया यूज़र को कि एंटर करिए कितनी वैल्यूज़ आपको स्टोर करनी है, तो वो जो भी एंटर करेगा वो हम एन में कर लेंगे स्टोर। इसके बाद हमें मैलॉक फंक्शन यूज़ करना है और यहाँ पे पास करना है क्या, साइज़। तो कितना साइज़ चाहिए, हमने अभी पढ़ा है कि मैलॉक फंक्शन एक सिंगल ब्लॉक बनाता है, जो भी साइज़ दिया जाएगा। तो क्योंकि यूज़र को n वैल्यूज़ स्टोर करनी है, तो अब n वैल्यूज़ जो है वो इंटीजर टाइप की है और इंटीजर का साइज़ यहाँ पे निकाल लीजिए, साइज ऑफ ब्रैकेट में लिखे इंट। तो साइज ऑफ क्या करेगा, इंटीजर का साइज़ निकाल देगा। अब उस साइज़ के कितने ब्लॉक बनाने हैं इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, क्योंकि उतनी वैल्यूज़ हमें स्टोर करनी है, n वैल्यूज़ किस साइज़ की, जो इंट में है उस साइज़ की। तो यहाँ से साइज़ निकलेगा, मल्टीप्लाई होगा n से और टोटल साइज़ निकल आएगा कि एक्चुअल में हमें कितने बाइट की मेमोरी चाहिए। इसके बाद इसको टाइप कास्ट करेंगे इंटीजर टाइप के पॉइंटर से। जो भी इसका एड्रेस आएगा वो इंटीजर टाइप के पॉइंटर में जा रहा है, इसलिए इसको टाइप कास्ट कर दिया। तो ये मैलॉक फंक्शन यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कर देगा इस साइज़ की। मैलॉक फंक्शन या डीएमए में जो भी फंक्शन यूज़ हो रहे हैं उनके लिए हेडर फाइल ज़रूरी है, तो आप ये हेडर फाइल लगा लीजिएगा stdlib.h। इसके बाद यहाँ पे आप आइए, अब हम क्योंकि हमारे पास मेमोरी एलोकेट हो चुकी है तो हम यूज़र को मैसेज दे देते हैं कि आप एंटर करिए क्या, वैल्यूज़ एंटर, और कितनी वैल्यूज़, %d लगाइए वैल्यूज़, कॉमा करके n लिख दीजिए। तो n जो यूज़र ने इनपुट किया था वो यहाँ पे आ जाएगा कि इतनी वैल्यूज़ आप इनपुट करिए। तो यूज़र इनपुट करेगा। अब क्योंकि n मतलब कई वैल्यूज़ हैं तो हमें लूप लेना पड़ेगा एक, तो लूप हमने लगाया 1 से स्टार्ट किया, लेस देन इक्वल कहाँ तक गए, n तक, और i को प्लस प्लस करा देते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करके यहाँ पे हम स्कैनफ फंक्शन लगा देते हैं %d और यहाँ पे पॉइंटर लिख देते हैं। तो एक एक करके वैल्यूज़ आती जाएंगी और स्टोर होती जाएंगी। तो क्योंकि हमारा जो पॉइंटर है वो मेमोरी के फर्स्ट वाले ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होगा, तो जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो फर्स्ट ब्लॉक में स्टोर हो जाएगी। अब सेकेंड ब्लॉक में जाने के लिए पॉइंटर को कराना पड़ेगा जंप, तो हमने कर दिया प्लस प्लस, तो वो जंप करके अगले ब्लॉक पे चला जाएगा। यहाँ पे हमने i को यूज़ किया है तो i को ऊपर डिक्लेयर भी कर देते हैं। इसके बाद यहाँ नीचे आते हैं। अब क्योंकि हमारे पास वैल्यू स्टोर हो गई हैं तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे वैल्यूज़ को। तो हम यहाँ पे एक मैसेज भी दे देते हैं, योर वैल्यूज़ आर। अब इसके बाद इन वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए हमें फिर से लूप लगाना पड़ेगा क्योंकि कई सारी वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे printf देते हैं। अब एक चीज़ आप यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा, जो ptr पॉइंटर था वो मेमोरी के फर्स्ट ब्लॉक को कर रहा था पॉइंट। अब क्योंकि हमने उसको जंप कराया था तो जंप कर करके वो लास्ट ब्लॉक पे पहुंच गया होगा, एक एक करके जंप कर रहा था, तो ये कहाँ पहुंच गया, लास्ट ब्लॉक पे। तो अभी ptr किसको पॉइंट कर रहा होगा, मेमोरी की सबसे लास्ट वाली वैल्यूज़ को। तो लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी अगर हम ptr लगाते हैं। तो सारी वैल्यूज प्रिंट करने के लिए हम या तो ptr को प्रिंट करके और फिर ptr को माइनस माइनस करें, तो ptr क्या करेगा, एक एक करके पीछे जाएगा जंप करके और सारी वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा। एक तो ये तरीका है, या फिर हम एक लूप लगा के पहले सिर्फ ptr को जंप कराएं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखें ptr माइनस माइनस, कितनी बार चलेगा, nth टाइम। तो इतनी बार माइनस माइनस चलने से क्या होगा, ये पहुंच जाएगा स्टार्टिंग में, और उसके बाद फिर लूप लगा के हम ptr को प्रिंट करें। तो स्टार्टिंग में पहुंचाने के बाद हम एक एक करके प्रिंट करेंगे तो फिर ये वैल्यू प्रिंट करेगा। या फिर इसका एक आसान तरीका और है, यहाँ पे करिए एक और पॉइंटर बना लीजिए, पॉइंटर pqr, और जब ptr में एड्रेस आया था तो वहीं पे pqr में उसका एड्रेस रख दीजिए। तो जो एड्रेस ptr में है वही pqr में भी है। तो ptr तो ब्लॉक के लास्ट ब्लॉक में पहुंच चुका है, लेकिन pqr अभी भी फर्स्ट ब्लॉक में है। तो प्रिंट कराने के लिए, क्योंकि फर्स्ट ब्लॉक से प्रिंट कराना है,
तो हम यूज़ कर सकते हैं PQR पॉइंटर को। अब क्योंकि वैल्यू प्रिंट करानी है इसलिए एस्ट्रिक लगा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक पे जाने के लिए PQR को कर देते हैं प्लस प्लस। आई थिंक ये बात आपको समझ आई होगी। अब इसको रन कराते हैं, प्रिंट में थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, इसको रन कराते हैं। यहाँ पे कह रहा है कितनी वैल्यूज़ आपको इनपुट करनी है, हमने कहा 5 वैल्यूज़ इनपुट करनी। तो इंट का साइज मान लीजिए 2 बाइट का है, तो 5 से 2 मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 10 बाइट का एक सिंगल ब्लॉक बन गया होगा। मैलॉक ने एड्रेस रिटर्न किया होगा इंटीजर पॉइंटर टाइप का, तो PTR में स्टोर हुआ। अब कह रहा है कि 5 वैल्यूज़ इनपुट करिए, तो हमने कहा 10, 20, 30, 40, 50, ये हमारी 5 वैल्यूज़ हैं। इसके बाद यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ये देखिए यो वैल्यूज़ आर 10, 20, 30, 40 और 50, तो स्टोर भी हो गई, उसके बाद प्रिंट हो गई। तो इस तरह से आप दोबारा प्रोग्राम को रन करा के आप 10 वैल्यू इनपुट करिए, 2 वैल्यू इनपुट करिए। इसी को हम डायनामिक एलोकेशन कह रहे हैं कि रन टाइम पे हम अलग अलग साइज दे करके अलग अलग वैल्यूज स्टोर कर पा रहे हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का दूसरा फंक्शन है कैलॉग, जिसका फुल फॉर्म है कॉन्टिजियस एलोकेशन। यानी ये एक ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस ब्लॉक्स क्रिएट करता है एरे की तरह। मैलॉग फंक्शन में एक सिंगल ब्लॉक क्रिएट होता था, जबकि कैलॉग फंक्शन में कई सारे ब्लॉक क्रिएट होंगे एक एरे की तरह, इसीलिए इसको कंटिजियस एलोकेशन कहते हैं। बात अगर फंक्शनैलिटी की करें, ऑपरेशंस की करें या रिजल्ट्स की करें, तो मैलॉग और कैलॉग फंक्शन बिल्कुल सिमिलर हैं, बस उसके सिंटैक्स में और इंटरनल जो मेमोरी स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप इसका सिंटैक्स देख सकते हैं। जो चेंज हुआ है साइज़, तो साइज़ यहाँ पे देंगे, 2 यहाँ पे होंगे। एक ये बताएगा कि कितने ब्लॉक बनाने हैं और ये बताएगा कि किस साइज़ के ब्लॉक बनाने हैं। वहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था मैलॉक में, तो पूरे साइज़ का एक सिंगल ब्लॉक बन गया था। यहाँ पे इतने ब्लॉक बनने हैं इस साइज़ के, ये चीज़ यहाँ पे कैलॉग फंक्शन में डिफरेंट है। तो आइए कैलॉग फंक्शन का यहाँ पे प्रोग्राम करके देखते हैं। अगर आपने मैलॉग फंक्शन अच्छे से समझा है तो कैलॉग फंक्शन को समझने में बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैलॉग और कैलॉग की फंक्शनैलिटी मैंने बताया सेम है, बस आपको यहाँ पे छोटा सा चेंजेस करना है। आपने यहाँ यूज़र से इनपुट करवाया कि कितनी वैल्यूज़ स्टोर करनी है, वो n में हुई स्टोर। इसके बाद कैलॉग फंक्शन लगाया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हटा करके कॉमा लगा दीजिएगा। तो ये क्या करेगा, इस साइज़ के इतने ब्लॉक क्रिएट करने हैं एक एरे की तरह। बाकी सारी चीज़ें सेम है, एक्स्ट्रा पॉइंटर लेके हमने इसका एड्रेस यहाँ पे भी रख लिया। हमने यूज़र से कहा इतनी वैल्यूज़ इनपुट करिए, स्कैनफ फंक्शन को लगा के हमने सारी वैल्यूज स्टोर कर ली हैं, पॉइंटर को जंप कराया। उसके बाद यहाँ फिर से वही सारी वैल्यूज़ प्रिंट करने के लिए हमने दूसरा वाला पॉइंटर यूज़ किया हुआ है और उसे प्रिंट कर लिया। तो कैलॉग फंक्शन में बस 2 ही डिफरेंस हैं यहाँ पे। आपको एक तो मैलॉग फंक्शन की जगह कैलॉग यूज़ करना है, दूसरा इसका सिंटैक्स चेंज कर देना है, कॉमा लगाना है यहाँ पे। बस इसको आप रन करा सकते हैं और इसका आउटपुट चेक कर सकते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं आना। हमने यहाँ पे कहा कि हमें 4 वैल्यूज़ इनपुट करनी है। कह रहा है एंटर 4 वैल्यूज़, हमने कहा 12, 34, 45, 56, ये 4 वैल्यूज़ हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपकी 4 वैल्यूज़ ये प्रिंट करके आपको दे देगा। तो इस तरीके से हम कैलॉग फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का ये तीसरा फंक्शन है री एलॉक फंक्शन। री एलॉक फंक्शन रिक्रिएट करता है, यानी दोबारा से मेमोरी एलोकेशन करता है किसी ऐसे मेमोरी ब्लॉक को जो पहले से क्रिएट किया जा चुका है। मान लीजिए आपने मैलॉक फंक्शन का यूज़ करके एक ब्लॉक बनाया, प्रोग्राम में वैल्यू स्टोर की, उसके बाद उनको प्रिंट भी किया। उसके बाद आपको उसी प्रोग्राम में दोबारा से नए साइज़ की रिक्वायरमेंट है। साइज़ पहले से कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। तो नए साइज़ की रिक्वायरमेंट आई तो आप उसी मेमोरी ब्लॉक को डिस्ट्रॉय करके फिर से नया ब्लॉक क्रिएट करेंगे और उस पर नई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग री एलॉक फंक्शन को यूज़ करते हैं री एलोकेशन के लिए, यानी ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड लोकेशन है, मेमोरी ब्लॉक है, उसको चेंज करके नए साइज़ का ब्लॉक बनाना हो। तो री एलॉक फंक्शन सिर्फ मैलॉक फंक्शन के लिए ही काम करता है, यानी जो मेमोरी मैलॉक फंक्शन से क्रिएट की जाती है सिर्फ उसी को हम री एलोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स देख सकते हैं। पॉइंटर होगा डेटा टाइप, टाइप कास्ट करने के लिए री एलोक,
उसके बाद ओल्ड पॉइंटर यहाँ पे देना है कि पुराना पॉइंटर कौन सा है जिसका साइज़ आप रीसाइज कर रहे हैं और नया साइज़ क्या है वो आप दे दीजिए। तो जैसे PTR पुराना पॉइंटर है और नया साइज़ यहाँ पे दे देंगे, तो इस तरह से रीअलोक फंक्शन रीअलोकेशन कर देगा। तो आइए इसका भी प्रोग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे फाइल है जिसमें मैलॉक फंक्शन से एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट किया गया, उसमें वैल्यूज़ एंटर की हैं और स्टोर करके प्रिंट भी की हैं। उसके बाद यहाँ पे हम यूज़र को मैसेज देते हैं printf में एंटर न्यू साइज़। मान लीजिए यूज़र को न्यू साइज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो इनपुट करेगा, उसे हम यहाँ scanf में कर लेते हैं स्टोर। %d सेम वेरिएबल यूज़ कर लेंगे, ओवरराइट कर देगा ये। इसके बाद क्योंकि हमें फिर से लूप लगाना होगा किस चीज़ के लिए, वैल्यूज़ को इनपुट कराना है। तो i इज इक्वल 1, i लेस देन इक्वल n और i प्लस प्लस। अब यहाँ पे हमें scanf कराना है। क्या scanf कराना है, %d करके। अब यहाँ पे हमें वैल्यू स्टोर करनी है, नई जो वैल्यूज़ इनपुट करेगा यूज़र। तो नई वैल्यूज़ के लिए हमें नया ब्लॉक क्रिएट करना था, तो इसके ठीक पहले हम रीअलोक फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। अब रीअलोक फंक्शन क्या कहता है कि सबसे पहले तो वो पॉइंटर बताओ जिसका साइज़ आपको चेंज करना है। हमने कहा वो पॉइंटर हमारा है PTR। उसके बाद कह रहा है नया साइज़ क्या है, तो हमने कहा n मल्टीप्लाई, यूज़र से हमने इनपुट करा ही लिया है, साइज़ ऑफ इंट से मल्टीप्लाई करना, और ये जो पॉइंटर रिटर्न करेगा उसको फिर से PTR में कर देते हैं स्टोर। तो ये है हमारा नया ब्लॉक। तो वही यहाँ पे इनपुट कर दीजिए, सॉरी लिख दीजिए scanf में कि इसमें स्टोर करना है। इसके बाद PTR को हम कर देते हैं जंप यहाँ से। तो ये इस तरह से वैल्यूज़ को कर लेगा स्टोर। अब यहाँ पे हम यूज़र को मैसेज भी एक दे देते हैं एंटर। अब कितनी वैल्यू इनपुट करनी है, तो यहाँ पे हमने n लिख दिया हुआ है कॉमा करके, तो n वैल्यूज़ ये इनपुट कराएगा। लाइन चेंज कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें फिर से printf में मैसेज देना है /n के साथ योर वैल्यूज़ आर, और फिर से लूप लगा दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज़ प्रिंट करनी है, तो क्योंकि PTR जो पॉइंटर है वो तो जंप करके आगे जा चुका होगा, तो यहाँ पे आप क्या करना, PQR में PTR को कर लेना है स्टोर। तो PTR जंप करके चला गया है, वही पुराना वाला लॉजिक। PQR को हम यहाँ पे कर लेते हैं प्रिंट, PQR को जंप भी कराते हैं क्योंकि वैल्यूज़ प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे पॉइंटर भी आपको देना होगा। इसके बाद आप इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो ये हमें पुरानी जो साइज़ है उसके लिए बोल रहा है, वैल्यूज़ 4 हमें इनपुट करनी है। यहाँ पे एंटर करिएगा, 4 वैल्यूज़ दे दीजिए। ये 4 वैल्यूज़ हैं, जैसे आप एंटर करेंगे आपको ये 4 वैल्यूज़ प्रिंट करेगा। उसके बाद कह रहा है कि नया साइज़ इनपुट करिए, तो हमने कहा इस बार हमें 6 वैल्यूज़ इनपुट करनी है। तो जैसे एंटर किया, एंटर 6 वैल्यूज़, तो हमने कहा 1 2 3 4 5 6, ये हमारी 6 वैल्यूज़ हैं, और जैसे हम एंटर करेंगे हमें हमारी 6 वैल्यूज़ दिखा देगा। तो इस तरह से हम रीएलोकेशन कर सकते हैं रीअलोक फंक्शन का यूज़ करके। फ्री फंक्शन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का लास्ट 4th फंक्शन है, जो क्रिएटेड मेमोरी ब्लॉक्स को डिलीट करता है, पॉइंटर्स को फ्री कर देता है, मेमोरी को फ्री कर देता है। तो मान लीजिए कि आपको ये पता चलता है कि आपको इसके आगे इस जो मेमोरी को हमने क्रिएट किया है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको रिलीज़ कर देंगे ताकि उसी ब्लॉक में आप दूसरी चीज़ें रन करा सकें। अगर आप उसे फ्री नहीं करते हैं तो वो पॉइंटर्स, वो मेमोरी ब्लॉक क्रिएटेड रहता है ऑलरेडी जब तक आपका प्रोग्राम चलता है, तो आपके प्रोग्राम को एक्स्ट्रा मेमोरी लगती है रन होने के लिए। तो फ्री फंक्शन वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है कि आपको फ्री यूज़ करना, पॉइंटर लिख दीजिए तो वो मेमोरी को फ्री कर देगा। तो आइए इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। जब आप अपना प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं तो लास्ट में जहां आपको लगता है कि अब इसके बाद आपको मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, जबकि प्रोग्राम हमारा इसके बाद और भी है, तो वहीं पे आप फ्री फंक्शन लगा के अपने पॉइंटर या मेमोरी को फ्री कर दीजिए। जैसे हमने 2 बनाए थे तो हमने PQR दोनों को फ्री कर दिया। तो अब इसके बाद आप कितना भी बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे उसके आगे आपको ये वाला एरिया, ये वाला मेमोरी यूज़ करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फ्री हो चुका है, रिलीज़ हो चुका है। तो इसका बेनिफिट क्या है कि आपका जो प्रोग्राम है वो कम से कम मेमोरी में काम करेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो PTR PQR लास्ट तक बने रहेंगे जब तक आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता।
So like this, we have completed dynamic memory allocation. That's all for this lecture. You can contact me for any type of doubt or question. Thanks for watching.